जय हिंद दोस्तों। रेलवे एनटीपीसी एग्ज़ाम 2025 का 17 जून की सेकंड शिफ्ट का भी आपका एग्ज़ाम खत्म हो गया है। इस शिफ्ट में आपके जीके और जीएस के जितने भी क्वेश्चन बने हैं वे सभी लगभग क्वेश्चन हमें मिल चुके हैं। अगर आपने एग्ज़ाम दिया है तो आप अपने क्वेश्चंस को मैच कीजिएगा, अपने आंसर्स को मैच कीजिएगा। और अगर आने वाली आपकी किसी भी शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम है तो आपको जो है हर क्वेश्चन को पूरा ध्यान से देखना है, क्योंकि आपको हर एक क्वेश्चन के साथ यहाँ पर एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी बताए जाएंगे। तो एक्स्ट्रा फैक्ट्स आपको आने वाली शिफ्ट में बहुत ही हेल्प करते हैं। और आज मैं आपको ऐसे 2 से 3 क्वेश्चन दिखाने वाला हूं जो मैंने आपको एक्स्ट्रा फैक्ट्स में बताए हैं। और आज की ये जो आपकी शिफ्ट हुई है इसमें जो के तो छप गए हैं। तो ऐसा नहीं है एक्स्ट्रा फैक्ट आपको हेल्प नहीं करते हैं, एक्स्ट्रा फैक्ट्स आपको बहुत हेल्प करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको आगे आने वाली शिफ्ट का एनालिसिस सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहला आपसे क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर, निम्न में से हरित क्रांति से कौन सा राज्य वंचित था। तो आपको कुछ राज्य दिए गए थे ऑप्शन में, उनमें से आपसे सिलेक्ट करना था किस राज्य में हरित क्रांति नहीं हुई है। तो मैं आपको बता देता हूँ किस किस राज्य में हरित क्रांति हुई है। तो हरित क्रांति मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में हुई है। इनके अलावा जो भी आपका ऑप्शन था वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करें हरित क्रांति की, तो हरित क्रांति भारत में पंचवर्षीय योजना के दौरान 1960 के दशक में हुई थी, जो कि 1900 मुख्य रूप से 1967 और 78 के बीच हुई थी। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद इस दौरान जो उपज देने वाले बीजों, सिंचाई, उर्वरकों और कीटनाशकों के उपयोग को बढ़ावा दिया गया था, जिससे खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि हो। तो ये आपको ध्यान रखना है हरित क्रांति के बारे में। इसके बाद आपको ये भी ध्यान रखना है कि भारत में हरित क्रांति के जनक एम एस स्वामीनाथन है, जिनको अभी 2024 में भारत रत्न भी दिया गया है। इसके बाद विश्व हरित क्रांति के जनक है नॉर्मन ई बोरलॉग, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था यहाँ पर, बिंदुसार और अशोक का आपस में क्या संबंध था। तो अशोक और बिंदुसार का आपस में संबंध था कि अशोक बिंदुसार का पुत्र था और बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था, जो कि मौर्य वंश के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। इनका पुत्र बिंदुसार था और बिंदुसार का पुत्र अशोक था। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, अनुच्छेद 43 भी किससे संबंधित है। अब ये जो क्वेश्चन है मैं आपको अनुच्छेद 43 भी लगभग हर शिफ्ट में बताता आ रहा हूँ कि अनुच्छेद 43 भी आपका सहकारी समितियों से संबंधित है और ये 97वां संविधान संशोधन 2011 के तहत जोड़ा गया है। अब देखिए आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी यहाँ पर पूछ लिया गया है, तो मैं आपको बताता हूँ। एक्स्ट्रा फैक्ट आपको पूरे ध्यान से सुनने हैं अगर आपका आने वाली शिफ्ट में पेपर है। और ये आपका अनुच्छेद 43 भी है, तो ये आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आएगा, जो कि भाग 4 में है, अनुच्छेद 36 से 51 के बीच है। तो मैं आपको मेन आपके जो नीति निर्देशक तत्व है इसके अंतर्गत जो भी अनुच्छेद आते हैं मैं बता देता हूँ। जैसे सबसे पहला है अनुच्छेद 36, जिसमें है नीति निर्देशक तत्व अपरिवर्तनीय है। अनुच्छेद 38 में लोक कल्याणकारी राज्य का गठन है। अनुच्छेद 39A आपका निःशुल्क और विधिक सहायता का अधिकार, ये याद रखना है आपको। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत का गठन है। इसके बाद अनुच्छेद आपका 43B जो आपसे अभी प्रश्न में पूछा गया है, सहकारी समितियों से संबंधित है। अनुच्छेद 44 में आपका समान नागरिक सिविल संहिता है। अनुच्छेद 45 में शिक्षा का अधिकार है। अनुच्छेद 47 में पोषण का अधिकार है। अनुच्छेद 48A में पर्यावरण संरक्षण है। अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका और न्यायपालिका का विभाजन है। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति है। इसके बाद आपका भाग 4A चालू हो जाता है, जिसमें आपका अनुच्छेद 51A है। इसमें ये जो आपका 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। तो ये आपको जो है एक्स्ट्रा फैक्ट के तौर पर ध्यान रखने हैं सभी अनुच्छेद। इसके बाद आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, मानव शरीर में प्रोटीन को पचाने के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी है। तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पेप्सिन एंजाइम, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी। तो अभिनव भारत की स्थापना वीडी सावरकर, यानी जिनको वीर सावरकर भी कहा जाता है, उन्होंने और उनके भाई गणेश दामोदर सावरकर ने मिलकर 1904 में अभिनव भारत की स्थापना की थी। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, WPL यानी वुमेन प्रीमियर लीग 2025 में मुंबई इंडियंस टीम की कप्तान कौन थी। तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा हरमनप्रीत कौर, इसकी कप्तान थी। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें WPL 2025 की विजेता टीम, तो ये भी मुंबई इंडियन टीम्स ही रही है, जो कि 2025 WPL की विजेता है। और यह WPL का तीसरा संस्करण है और इसका ये जो पहला संस्करण हुआ था उसकी भी विजेता मुंबई इंडियन टीम ही रही है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है। तो ये क्वेश्चन भी मैं आपको 2-3 बार एनालिसिस में बता चुका हूँ कि इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है। ये भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है और ये आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। तो ये क्वेश्चन भी मैं आपको कई बार बता चुका हूँ एक्स्ट्रा फैक्ट्स में। अब देखिए इसके अलावा मैं आपको जो 3 बिंदु बचे हैं मैं भी बता देता हूँ। जैसे भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है इंद्राकोल, जो कि जम्मू कश्मीर में है। सबसे पूर्वी बिंदु किबीतू अरुणाचल प्रदेश में। सबसे पश्चिमी बिंदु गहीर माता गुजरात में है। ये तीनों भी आपको इसके अलावा याद रखने हैं, आपसे नेक्स्ट शिफ्ट में पूछे जा सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारत में कौन सा रियासती राज्य पहले प्रतिनिधि सभा स्थापित करने वाला था। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा त्रावणकोर रियासत, जो कि पहली रियासत थी जिसने प्रतिनिधि सभा स्थापित की थी।
तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, निम्न में से कौन सा अभ्यारण्य राजस्थान में है। तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे, मैं राजस्थान के मेन सभी अभ्यारण्य आपको बता देता हूँ। पहला है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, जिसको घाना पक्षी विहार भी कहते हैं। इसके बाद दूसरा है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का बाघ अभ्यारण्य, कुंभलगढ़ और ताल छापर। ये सभी आपके राजस्थान में स्थित है। इनके अलावा जो भी आपके ऑप्शन में था वही आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारत का कौन सा शहर प्रधान देशांतर के सबसे निकट होने के कारण ऐतिहासिक रूप से भारत का ग्रीनविच कहलाता है। तो ये ऐतिहासिक रूप से जो ग्रीनविच कहलाता है, उज्जैन जो शहर है, मध्य प्रदेश का उज्जैन शहर भारत का ग्रीनविच कहलाता है, क्योंकि यह शहर प्रधान देशांतर 0 डिग्री देशांतर के सबसे निकट है और भारतीय परंपरा के अनुसार देशांतर की पहली मध्याह्न रेखा यहीं से गुजरती है। इसके बाद आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, COP30 किस देश में आयोजित होगा। तो ये आपका ब्राज़ील में होगा। और ये क्वेश्चन भी मैंने आपको पहले एनालिसिस में करा दिया था कि COP30 कहाँ पर होगा। तो ये आपको एक्स्ट्रा फैक्ट के तौर पर मैंने आपको पहले बताया था। अब देखिए जो का जो क्वेश्चन आपको यहाँ पर एग्जाम में आपसे पूछ लिया गया है। इसके बाद बात करें COP यानी COP की, तो COP की फुल फॉर्म है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, जो कि UNFCCC के सदस्यों की बैठक है। और ये जो आपका UNFCCC है, इसकी स्थापना 1994 में होती है। इसका पहला सम्मेलन यानी COP फर्स्ट 1995 में जर्मनी की राजधानी बर्लिन में हुआ था। अब बात करें COP29 की, जो कि अभी 2024 में बाकू अजरबैजान की राजधानी में हुआ है। और COP8 नई दिल्ली में हुआ था। और COP21 पेरिस में हुआ था, फ्रांस की राजधानी में, जहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना हुई थी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का जो हेडक्वार्टर है वो गुरुग्राम हरियाणा में है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आपका COP3 1997 में जापान के क्योटो में हुआ था, जिसका नाम क्योटो प्रोटोकॉल के नाम से भी जाना जाता है। ये आपका ग्रीन हाउस गैस से संबंधित था, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, CD की फुल फॉर्म क्या होती है। तो CD की फुल फॉर्म हो जाएगी कॉम्पैक्ट डिस्क। इसके अलावा आपसे और भी फुल फॉर्म यहाँ पर पूछी जा सकती है, जैसे CPU की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम की होती है रीड ओनली मेमोरी, BIOS की होती है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, LED की होती है लाइट एमिटिंग डायोड, LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले और VDU विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ये सभी फुल फॉर्म आपको जो है याद रखनी है नेक्स्ट शिफ्ट के लिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, हरिसेन किसके दरबारी कवि थे। तो हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे, जो कि गुप्त वंश का था। और प्रयाग प्रशस्ति भी हरिसेन ने ही लिखा था, जो कि इलाहाबाद के स्तंभ में एक लेख है। ये भी आपको ध्यान रखना है, प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखा, तो हरिसेन ने लिखा था। और समुद्रगुप्त के बारे में बात करें तो इनको भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, जब एक डोरी को खींचकर छोड़ते हैं तो उसमें ध्वनि उत्पन्न होती है, तो उसमें कौन सी तरंग उत्पन्न होगी। तो उसमें अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न होगी, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जबकि ध्वनि जो होती है, ध्वनि में अनुदैर्ध्य तरंग होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, पद्म भूषण से सम्मानित कुमुदनी लाखे का संबंध किस नृत्य से है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कथक नृत्य से, यानी कुमुदनी लाखे एक कथक की नृत्यांगना है और ये अहमदाबाद गुजरात की है। और अभी इनका हाल ही में निधन भी हो गया है गुजरात में ही। और इनको आपको याद रखना है, पद्म भूषण 2025 भी दिया गया है, ये पद्म विभूषण 2025 दिया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो हमें मिले हैं। आपने अगर आपका एग्ज़ाम दिया होगा तो आपने अपने क्वेश्चंस को मैच कर लिया होगा, या फिर आने वाली शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम है तो आपने जो है वीडियो को पूरा ध्यान से सुना होगा। अब अगर आप ये पूरी PDF चाहते हैं तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पर आपको पूरी PDF मिल जाएगी। अब तक की NTPC की जितनी भी शिफ्ट हो चुकी है सभी की PDF मैंने वहाँ पर पोस्ट की हुई है, वहाँ से आप डाउनलोड करके अपनी जो है रिवीजन कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के एनालिसिस में, तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।